छात्रों में वेद प्रकाश पांडे आपके अपने YouTube चैनल न्यू संस्कार क्रांति के साथ। कल के वीडियो में हमने बात किया था चार्ल्स वुड के नीति और चार्ल्स वुड के डिस्पैच के संबंध में। आज हम बात करेंगे चार्ल्स वुड के नीति के गुण एवं दोषों के संबंध में। जैसा कि आपको मालूम है, चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच आया था वो 1854 ईस्वी में आया था और यह जो कि जेम्स के अनुसार यह भारतीय शिक्षा का एक मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। हम इसके गुण दोषों की बात कर लें तो सबसे पहले इसके जो गुणों की बात करते हैं तो यह जो शिक्षा नीति थी वह भारतीय शिक्षा को मजबूती प्रदान करती है। भारतीय शिक्षा को मजबूती प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राथमिक शिक्षा के बारे में यह कहा गया कि जो भारतीय भाषा होगी उसमें दिया जाएगा, लेकिन इसने मिडिल और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी। उसकी जो बात है हम बाद में करेंगे। इसके बाद जो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि भारतीय शिक्षा को उचित दिशा प्रदान की। देखिए दो चीजें हैं। भारतीय शिक्षा को मजबूती अर्थात इसने स्थापित किया, कंपल्सरी कर दिया कि भारतीय शिक्षा जो प्राथमिक लेवल पे होंगे उसमें हम क्या करेंगे, प्राथमिक शिक्षा ही जो हिंदी में ही देंगे। इसके बाद भारतीय शिक्षा को उचित दिशा जो भटक रही थी, कभी उर्दू, फारसी, अरबी और हिंदी में एक दूसरे के झूल रही थी, उसमें उन्होंने इसको स्थायित्व प्रदान किया और यह भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा के रूप में आगे बढ़ाया। इसके बाद जैसा कि हमने कल बात किया था, कंपनी की जवाबदेही, कंपनी की जवाबदेही अर्थात जो भी शिक्षा व्यवस्था होगी, जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें कंपनी जवाबदेह होगी। उसमें जो अन्य जन सामान्य हैं, जो स्वतंत्र है या जो प्राइवेट स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका कोई उसमें रोल नहीं होगा। इसके बाद पूर्व के सभी सिद्धांतों को अनैतिक कहा। अनैतिक। इस डिस्पैच में, वुड डिस्पैच में इस बात को कहा गया कि पूर्व के जो सभी सिद्धांत हैं, जैसे प्राच्य, पाश्चात्य, विवाद या आपके निस्यंदन सिद्धांत, सब को इस डिस्पैच में अनैतिक कहा गया। और इसके बाद जो अगला बिंदु रखा गया वह यह रखा गया जो विद्यालयों की रूपरेखा है वह स्पष्ट कर दी गई। अर्थात सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय होंगे, उसके बाद मिडिल होंगे, उसके बाद हाई स्कूल होगा, उसके बाद कॉलेज होगा और लास्ट में विश्वविद्यालय होगा। यह एक रूपरेखा तैयार की गई, लेकिन इस बात पे, इस पे विशेष बल नहीं दिया गया कि वास्तव में इसका जो समय होगा, ड्यूरेशन होगा, वह कितना होगा। अब हम आगे आते हैं। पहली बार वुड डिस्पैच में इस बात पे बल दिया गया कि स्त्री शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाए। पहली बार। इसके साथ इन्होंने मुस्लिम शिक्षा, जो समाज के पिछड़े दबे कुचले लोग हैं, जो
अस्पृश्यता छुआछूत की वजह से शिक्षा से वंचित हो चुके थे, उनके लिए भी इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की गई कि वो लोग भी शिक्षा की मुख्य धारा के साथ जुड़ सके और समाज का उत्थान हो सके। इसके बाद सहयोग राशि अर्थात छात्रवृत्तियों, सहयोग राशि अर्थात छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई और इसकी व्यवस्था कंपनी करेगी सभी के लिए, चाहे वह अंग्रेज या तो के जो लोग हों या जो भारतीय लोग हों या भारतीय शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग हों या अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग हों, सबके लिए सहयोग राशि अर्थात स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई। और जहां तक शिक्षा के इतिहास का प्रश्न है तो पहली बार छात्रवृत्ति देने का प्रावधान इसी घोषणा पत्र में शुरुआत हुआ। तो दो चीजें इसमें सर्वप्रमुख ली गई, पहला स्त्री शिक्षा और छात्रवृत्ति, इन दोनों का श्री गणेश वुड डिस्पैच में लिया गया। इसीलिए जेम्स ने वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा है। इसके बाद जो अगली नीति आती है वह यह होती है जैसे नौकरी में ये कहा गया कि जो लोग अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करेंगे उनको हम नौकरी में सहायता देंगे या उनको हेल्प करेंगे या उनके जो प्राथमिकता देंगे। तो यहां जो नौकरी में प्राथमिकता की बात है वह अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप हुई। परिणाम स्वरूप जो इस डिस्पैच का सबसे कारगर प्रभाव हुआ वह अंग्रेजी शिक्षा पे हुआ। अंग्रेजी शिक्षा तेजी के साथ आगे बढ़ती गई और अपने डिस्पैच में जब इसको प्रस्तुत करना था, जो विवरण पत्र प्रस्तुत करना था, उस समय चार्ल्स वुड ने एक कोटेशन कहा था कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट ड्यूटीज, यह हमारा पुनीत कर्तव्य है। अर्थात उन्होंने शिक्षा के सुधार कार्यक्रम को एक पुनीत कर्तव्य के रूप में देखा और उसको लागू करने का प्रयास किया। अब हम वुड शिक्षा नीति के कुछ दोषों के संबंध में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आपका यह जो समाप्त हो जाएगा वुड शिक्षा नीति, और अगले क्लास में हम हंटर शिक्षा आयोग जो कि 1882 और 1883 में आई थी के संबंध में हम बात करेंगे। तो आते हैं हम वुड डिस्पैच के दोषों के संबंध में। जहां तक इसके दोषों का प्रश्न है तो सबसे पहले इसका जो दोष सामने आता है वह यह आता है कि इसमें जो है भारतीय शिक्षा जो है नष्ट होती गई। भारतीय शिक्षा नष्ट होती गई। भारतीय शिक्षा नष्ट होती गई और अंग्रेजी शिक्षा को बल मिला। अंग्रेजी शिक्षा को बल मिला। क्यों? क्योंकि यह कहा गया कि अगर हम अंग्रेजी पढ़ेंगे तो हमको नौकरी मिलेगी। परिणाम स्वरूप जो कार्य के लिए या जीवन के सरवाइव करने के लिए, नौकरी पाने के लिए, आजीविका के संसाधन के हेतु लोगों में इस बात की होड़ मच गई कि हमको अंग्रेजी शिक्षा लेनी है। परिणाम स्वरूप भारतीय शिक्षा नष्ट होती गई। भारतीय शिक्षा की तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया और भारतीय शिक्षा अपने समाप्ति की ओर बढ़ती गई और अंग्रेजी शिक्षा ऊपर चलती गई। यह इस नीति का दोष था। अगर जो सुझाव दिया गया उसमें यह भी कहा गया होता कि आप भारतीय शिक्षा या हिंदी शिक्षा भी ग्रहण करेंगे तो भी आपको नौकरी दी जाएगी और अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो भी आपको नौकरी दी जाएगी, तो दोनों शिक्षा समान रूप से आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि नौकरी की बात कर दी गई थी और उसके अलावा कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा में हिंदी पढ़ा सकते हैं लेकिन मिडिल और उच्च शिक्षा में जो भाषा होगी वह अंग्रेजी होगी।
परिणाम स्वरूप अंग्रेजी का आधिपत्य स्थापित होता गया। हम प्राथमिक शिक्षा में हिंदी पढ़ाते थे और उसके बाद मिडिल और उच्च शिक्षा में जाने के बाद जब अंग्रेजी पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू होने लगा तो दोनों में सामंजस्य नहीं हो पाया। अगर आप सपोज कीजिए कि आप हिंदी मीडियम से पढ़कर फिर अंग्रेजी मीडियम में जब आप जाते हैं तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे? आप नहीं। ठीक वही कंडीशन है। प्राथमिक शिक्षा में कहा गया कि आप अंग्रेजी हिंदी दोनों करेंगे, लेकिन समानतः जब हिंदी रहती थी तो आमतौर पर लोग हिंदी का प्रयोग करते थे। परिणाम स्वरूप जब मिडिल और शिक्षा में जाने लगे, जब अंग्रेजी शिक्षा का ग्रहण जाने लगा तो वहां पे अंग्रेजी आधिपत्य हो गई और लोग सर्वाइव नहीं कर रहे। ये कहा गया कि चूंकि जब हम अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो जो हिंदी शिक्षा या भारतीय शिक्षा है उसका विनाश होता गया और जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है वह नष्ट होती गई और विदेशी सभ्यता संस्कृति भारत पे हावी होती गई, जिससे यह हुआ कि लोग पाश्चात्यकरण करने लगे। और जैसे कि एक कहावत भी कहा जाता है कि न तो पूर्ण रूप से हम हिंदू हुए, न तो पूर्ण रूप से हम मुस्लिम हुए। कहने का तात्पर्य है न तो हम पूर्ण रूप से भारतीय शिक्षा ग्रहण कर पाए, न तो हम पूर्ण रूप से अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर पाए, बीच में हम लटकते रह गए। ठीक उसी प्रकार से यह कंडीशन आ गई। यह उच्च शिक्षा नीति की एक बहुत बड़ा कमी और एक बहुत बड़ा दोष था। और सबसे बड़ा जो दोष यह था, अनुदान राशि में पक्षपात जो विभेदीकरण किया गया। अनुदान राशि में जो है पक्षपात किया गया, अर्थात जो अंतर करना गया। जो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं या जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, जो अंग्रेजों द्वारा शासन प्रशासित थे, वो उन स्कूलों में अनुदान राशि ज्यादा जाती थी। जो भारतीय शिक्षा और दीक्षा देने का कार्यक्रम करते थे उन स्कूलों में अनुदान राशि बहुत कम जाती थी। परिणाम स्वरूप अब हिंदी शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों को अनुदान राशि नहीं मिलती थी, इसलिए वो भागकर अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के पक्ष में ज्यादातर जाने लगे और हिंदी शिक्षा और भारतीय संस्कृति जो है नाश होने लगा। और इसका सबसे बड़ा दोष यह था, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा कंपलसरी कर दी गई थी और भारत पे अंग्रेजों का आधिपत्य था। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को बल मिला। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सरकार को बल उसी इस कंडीशन में मिल सकता था जब अंग्रेजियत भारतीयों के ऊपर हावी होती और वे लोग अंग्रेजी के पक्ष में बात करते, जिस परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेजी सरकार को ब्रिटेन सरकार को अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करवाने की वजह से बल मिला और उनकी जो सत्ता है कुछ और अधिक दिनों तक खिंचती जाने लगी। इस प्रकार से आपका वो डिस्पैच के सुझाव, दोष और गुण समाप्त होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हंटर शिक्षा आयोग के संबंध में पढ़ेंगे और हंटर शिक्षा आयोग जो था वह 1882 और 1883 में लागू हुआ था। इस तरह से आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।